अस्सलाम वालेकुम। क्या से आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम। बेटा प्रीवियस लेक्चर की समझ आ गई थी? किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हुई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब लोगों को सारा कुछ समझ आ गया था? सारा लेक्चर समझ आ गया था? मैम वो अनपेड एटम कैसे बनता है उसकी समझ नहीं आ रही थी। ओके, एक सेकंड, मैं आपका जो है वो लेक्चर ओपन कर लेती हूँ और मैं फिर आपको बताती हूँ। शो मैं आपको शो हो रहा है लेक्चर नंबर 1? यस मैम। देखो बेटा, हमने ये नहीं कहा कि अनपेयर्ड जो है वो एटम बनता है, ठीक है। देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो स्पिनिंग इन ओवर बॉडी, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है ना, मैंने आपको क्या कहा, हमारी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन है तो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो देखो बेटा, हमारे बॉडी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो जस्ट लाइक टॉप जो है वो स्पिनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो होता ये है कि जब पेशेंट की बॉडी जो है वो एमआर स्कैनर के अंदर रखी जाती है, ठीक है। तो जब एमआर स्कैनर के अंदर जब वो बॉडी रखी जाएगी तो स्कैनर क्या करता है, स्कैनर की क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। एमआर रूम के अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो, मैंने आपसे तब भी ये एग्जांपल आपको दी थी कि हमारे ब्रेन में, चेस्ट में, अब्डोमेन में, लिम्स में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सेम स्ट्रेंथ के साथ प्रेजेंट नहीं होते। ये बात समझ आई थी मेरी? यस मैम। देखो, सारे के सारे तो सेम स्ट्रेंथ के साथ नहीं है ना। फिर क्या हुआ कि हमारे कुछ जो हाइड्रोजन एटम्स थे उनकी फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा थी तो वो अपवर्ड अलाइन हो गए। इसको हम नॉर्थ और साउथ भी कहते हैं, ठीक है। जो अपवर्ड जो है वो उसको हम नॉर्थ कहते हैं, जो डाउनवर्ड होते हैं उनको साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। अब बेटा, कुछ जो स्ट्रॉन्ग वाले थे वो अपवर्ड उन्होंने अलाइन कर लिया, जिनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं थी वो डाउनवर्ड जो है उन्होंने अलाइन कर लिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि अपवर्ड और डाउनवर्ड में जो है वो हमने ये चीज़ देखनी है कि कितने अपवर्ड जो है वो हुए थे। बेसिकली मशीन का ये मैकेनिज्म होता है, उसने ये चेक करना होता है कि कितने हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अपवर्ड अलाइन हुए हैं और कितने जो है वो डाउनवर्ड अलाइन हुए हैं। इन रिजल्ट क्या हुआ कि सेम नंबर के जो एटम्स होंगे, लाइक 5 यहाँ पे थे तो 5 यहाँ पे थे, तो आपको पता है कि सेम आर कैंसल्ड, जितना भी सेम अमाउंट होती है वो कैंसिल हो जाती है। अब देखो कि जिनकी पेयरिंग बची ही नहीं, यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ अनपेयर्ड रह गए, ठीक है। कुछ कैंसिल हो गए, कुछ अनपेयर्ड रह गए। वो जो अनपेयर्ड रह गए उन्होंने बेसिकली आरएफ पल्स को रिसीव करना होता है, एक्साइट होना होता है, और उसके बाद जो है वो एनर्जी को वो एनर्जी जो है वो रिलीज करेंगे, तो वो एनर्जी हमारा जो है वो एमआर सिग्नल होगा। अब समझ आ गई या अब भी नहीं आई? मैम इस पिक्चर में तो दो उन्होंने डिफरेंस दिखाए हुए हैं, एक साइड पे नॉर्थ में, एक में साउथ में, तो ये बॉडी में कैसे होगा? आप ये तो पिक्चर में ऐसे दिखाया हुआ ना कि 5 अपवर्ड है और तो 5 साउथ। हमारे पास जो है वो अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, ठीक है। तो हमारे पास अपवर्ड जो है उसको साउथ कंसीडर करेंगे और जो डाउनवर्ड की उसको नॉर्थ कंसीडर करेंगे। पोल है ना बेसिकली। और फर्दर मैंने आपको यही बताया था कि ये जो चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि जो है वो कैसे अलाइनमेंट होती है, रिलैक्सेशन क्या होती है, प्रिसेशन क्या होती है, उसके अलावा जो है T1 कैसे बनती है, T2 वेव कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल जो है वो पढ़ेंगे। आपका मैंने जो है वो लेक्चर प्रिपेयर किया है, उस पर ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अब आप बताओ कि आपका क्या क्वेश्चन है? ठीक है मैम। बेटा पूछो ना, आपको क्या कंफ्यूजन रह गई है, फिर हम आगे जो है वो। मैम ये
इससे मैं नहीं समझ, ये पिक्चर के थ्रू नहीं समझ आया, जिसमें दो डिफरेंस दिखाए हुए ना, मतलब दो इमेजेस दिखाई हुई हैं, तो इससे कंफ्यूजन हो रही थी कि ये इसमें बॉडी में कैसे दो दो हो सकते हैं। क्या दो दो हो सकते हैं? मैम इस पिक्चर में आपने बोला बॉडी के अंदर हमारे अलाइन हो जाएंगे, इधर साउथ और नॉर्थ, हाँ, हो जाएंगे। राइट। उसमें उसमें जो अनमैच्ड एटम्स थे ना, उसका नहीं समझ आ रही थी कि वो अनमैच्ड एटम्स कैसे मतलब इधर साउथ और नॉर्थ हो कैसे होंगे। बेटा कि देखो ना, आपने ये चीज प्रॉपर समझी नहीं है। मैंने आपको सबसे पहली इमेज में क्या दिखाया कि रैंडमली वो स्पिनिंग कर रहे हैं, बॉडी में रैंडमली स्पिनिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो क्या हुआ, जब पेशेंट को एमआर स्कैनर के अंदर रख दिया तो कुछ जो स्ट्रॉन्ग थे उनकी अलाइनमेंट अपवर्ड हो गई, कुछ जो वीकर थे उनकी अलाइनमेंट जो है वो डाउनवर्ड हो गई, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड इन द जो है वो हम इनको वीकर एटम्स कंसीडर करते हैं। अब हुआ क्या कि जो सेम एनर्जी के एटम्स थे वो क्या हो गए, आपस में कैंसल आउट हो गए। हमारे पास अनपेयर्ड जो है वो जो एटम रह गए। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, व्हेन द आरएफ पल्स इज अप्लाइड द अनमैच्ड एटम स्पिन द अदर वे। वो डाउनवर्ड जो थे उन्होंने क्या किया, आरएफ पल्स रिसीव करने के बाद एक्साइट हुए और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, स्पिनिंग चेंज कर दी। फिर क्या हुआ, जब हमने आरएफ पल्स को अप्लाई करने के बाद, ऑन करने के बाद ऑफ कर दिया, तो क्या हुआ कि वो जो पोलराइजेशन हुई थी, वो जो चार्ज उन्होंने अपटेक किया था, उन्होंने वो चार्ज को रिलीज करना है, एनर्जी को जो है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द रेडियो फ्रीक्वेंसी इज टर्न ऑफ द एक्स्ट्रा एटम्स रिटर्न टू द नॉर्मल पोजीशन एमिटिंग एनर्जी। जब वो नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, जो उन्होंने पोलराइजेशन रिसीव की थी, उन्होंने उसको क्या करना है, एमिट करना है। वो जो एमिशन है वो हमारे पास क्या होगा, आर एफ एम आर सिग्नल होगा, जो आर एफ पल्स ऑन करके हमने ऑफ की और उसके बाद जो एनर्जी एमिशन हुई वो हमारे पास क्या है, एम आर सिग्नल है। अब बताओ। तो मैम आगे समझ। वाकई समझ आई है या बस एवं ही कह दिया आगे समझ? हम्म। मैम आगे समझ। सो मैं बेटा, ये तो बेसिक जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन डिटेल हम पढ़ेंगे। और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, आई ट्राइड माई बेस्ट के जिन चीज़ों की मुझे भी कभी समझ नहीं आई, क्योंकि एम आर आई इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब लाइक इसकी फिजिक्स जो है वो, अगर आप कंसल्टेंट से भी उन्हें उनसे भी पूछेंगे वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसकी फिजिक्स और इसका हार्डवेयर और ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट के मतलब मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में और बहुत ज़्यादा इजी करके समझाऊं, ताकि ताकि आपको दोबारा कभी एम आर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सो कितने बच्चे हो गए हमारे पास? 30। ठीक है बेटा, आज का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। ज़रवा अजीम, आप लास्ट लेक्चर में नहीं थी, हैरियत थी बेटा? ज़रवा अजीम प्रेजेंट है या बस लिंक ज्वाइन किया हुआ है? तलहा, आप प्रेजेंट हो? जी जी मैम, मैं प्रेजेंट हूँ। लास्ट लेक्चर की समझ आ गई थी? जी मैम। चलो, हम इंशाल्लाह आज जो है वो एम आर हार्डवेयर जो है वो स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर के बाद जो है वो हम इसकी फ़िज़िक्स की तरफ चले जाएंगे। और फिज़िक्स के बाद जो है हम मैं आपको जितने भी जो है वो पल्स सीक्वेंसेस हैं, हमारा एक लेक्चर जो है वो पल्स सीक्वेंसेस पे होगा। और उसके बाद जो है ये कंप्लीट करने के बाद जो है वो हम इंशाल्लाह जो है वो रीजनल एमआरआई पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। So again this is an diagrammatic presentation of MR scanner, ठीक है। इसमें जो है वो पहले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि पेशेंट टेबल है, सेम लाइक सीटी स्कैन की तरह हमारे पास एक पेशेंट टेबल है, पेशेंट है। उसके बाद हमारे पास एमआर स्कैनर में आप जो है वो एमआर स्कैनर में हमारे पास आप
सबसे पहले तो अपने माइंड में बैठा लें कि मैग्नेट, मैग्नेट क्या है भाई? मकनातीस को मैग्नेट कहते हैं, जिसकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो चीज़ों को, अपोजिट चीज़ों को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो विदाउट मैग्नेट एमआर इज नथिंग, ठीक है। हमारे पास मैग्नेट के साथ उसके लिए सपोर्टिंग चीज़ें क्या हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ग्रेडियंट कॉइल्स हैं, हमारे पास आरएफ कॉइल्स हैं, उसके अलावा हमारे पास शिम कॉइल्स भी होती हैं। इन सब कॉइल्स का जो है वो फंक्शन क्या है वो हम इन डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आप देखो यहाँ पे मैम हमारे, जी बेटा। मैम लेक्चर 3 शो नहीं हो रहा, लेक्चर 1 शो हो रहा है आपके स्क्रीन पे। सॉरी, एक सेकेंड। सो अब नजर आ रहा है? यस मैम। जी अच्छा, मैम। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट है, मेन जो काम है वो सारे का सारा मैग्नेट ने करना है, लेकिन मैग्नेट ने तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है ना। अब मैग्नेट के साथ हमारे पास कुछ हेल्पिंग चीज़ें होंगी, कुछ और हमने कॉइल्स को जो है वो रखना है, उसके बाद ही हमें जो है वो हमारी पसंद की इमेजिंग हमें मिल सकती है, ठीक है। So the gradient coils, the radio frequency coils, the shim coils and the magnet, ये मेन चीजें हैं जो हमने पढ़नी है। अब इनकी जो अलाइनमेंट होती है वो एक्स वाई एंड जी एक्सिस में होती है। हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो हमने एक ही एक्सिस में हम उसकी इमेजिंग नहीं कर सकते। अब हम एक्स वाई और जी एक्सिस में जो है वो इनकी अलाइनमेंट क्यों करते हैं वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा मेन आपको बता दूं कि एक्स वाई और जी एक्सिस का बेसिक जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि हमारे पास एक्सियल, सेजिटल और कोरोनल जो इमेजेस आ रही होती हैं वो इस एक्स वाई और जी अलाइनमेंट की वजह से आ रही होती हैं। अब समझ आ गई है? जी मैम। क्लियर? सो आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द एमआरआई स्कैनर, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द बोर। अब हमारे पास ये जो चीज है, ये जिसका हमने कट सेक्शन दिखाया हुआ है, इसको बोर कहते हैं, ठीक है। होल्ड्स द कंपोनेंट्स ऑफ द एमआरआई मशीन। इस बोर ने क्या किया हुआ है, सारे के सारे कंपोनेंट्स को संभाला हुआ है, उठाया हुआ है। इट इज सिमिलर टू द गैंट्री इन द सीटी स्कैन मशीन। द बोर होल्ड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, मैग्नेट है, ग्रेडियंट कॉइल है, शिम कॉइल है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल है, और हमारे पास क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अटैच्ड होता है थ्रू वायर्स। जो हमारे पास कंसोल रूम में भी कंप्यूटर होता है और एमआर रूम में भी कंप्यूटर होता है। जैसे आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक कंप्यूटर हमारे पास फ्लोरोस्कोपी मशीन रूम के अंदर लगा हुआ होता है और एक हमारे पास कंसोल में होता है। इस तरह देयर आर मल्टीपल ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो होते हैं। सो अगेन जो है वो एक डायग्राम है, इसमें आपको समझाने के लिए है बेसिकली कि पेशेंट है, पेशेंट टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंसोल रूम का जो है वो कंप्यूटर स्कैनर आपको दिखाया गया है। इस कंप्यूटर ने बेसिकली करना क्या होता है, इस कंप्यूटर ने ही आरएफ पल्स को, ग्रेडियंट पल्स प्रोग्रेशन को, ग्रेडियंट एम्पलीफायर को, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल जो है वो इस कंप्यूटर ने करना होता है। आरएफ पल्स जो है वो इस कंप्यूटर के थ्रू जो है वो सेंड होती है और ये सारी पल्सेस और जो है वो कहाँ पे जाती हैं, आरएफ कॉइल्स के पास जाती हैं, ग्रेडियंट कॉइल्स के पास जाती हैं और मैग्नेट के पास जाती हैं। बाद में जो है वो हमारे पास जो है आगे अगर आपको इमेज आएगी इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि हमारे पास रिसीवर लगा हुआ होता है। फर्दर जितनी भी डायग्राम्स हैं उसमें आपको क्लियर होती जाएगी कि हाउ वी ट्रांसफर द सिग्नल एंड हाउ वी रिसीव द सिग्नल, ठीक है। सो कंपोनेंट्स में हमारे पास मैग्नेट जो हैं वो मैग्नेट एक ही किस्म का नहीं होता, देयर आर नंबर ऑफ मैग्नेट्स जो है वो हमारे पास होते हैं। इनको हम इंशाल्लाह इन डिटेल देखते हैं। देयर मेनली जो है वो 3 टाइप्स के कंडक्टर्स होते हैं, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड रेजिस्टिव मैग्नेट। अब होता क्या है कि सुपर कंडक्टिव जो मैग्नेट्स होते हैं दे रिक्वायर वेरी हाई वोल्टेजेस, ठीक है, यूज भी वेरी हाई वोल्टेज करते हैं। वायर इज बाइंडेड ऑन द कॉइल, ठीक है। अगर आप देखो तो वायर जो है वो बाइंडेड है ऑन द कॉइल एंड इलेक्ट्रिकली अप्लाइड टू द एंड्स, जो इलेक्ट्रिकली जो है वो अटैच्ड है, मोर वोल्टेज ग्रेटर द फील्ड। हम जितना ज्यादा जो है वो वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट में हमारे पास क्या होता है कि हैवी वेट होता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट्स आर द नेचुरल मैग्नेट्स, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। ये नहीं होता कि हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इनकी बिल्ट इन जो स्ट्रेंथ है, नेचुरल जो स्ट्रेंथ है वो ही बहुत ज्यादा है।
नेचुरल मैग्नेट्स की, परमानेंट मैग्नेट्स की हमारे पास कॉस्ट लो होती है, सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स. इंटरनल कोर इज मेड ऑफ इट दैट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड ऑल द टाइम. सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स जो हैं उनको हमने जब उसको हम इलेक्ट्रिकल चार्ज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज उसको देंगे, तो ही वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. लेकिन परमानेंट मैग्नेट ने क्या करना होता है, ऑल दी वे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना होता है. रेजिस्टिव मैग्नेट, ठीक है. इंटरनल एक्स एक्सिस इज कंट्रोल्ड बाय द रेजिस्टिव मैग्नेट, पोर्शन ऑफ इमेजिंग इज कंट्रोल्ड. इसमें हमारे पास रेजिस्टिव मैग्नेट में जो है वो पोर्शन इज कंट्रोल्ड होता है. हमें जिस एरिया की इमेजिंग रिक्वायर्ड होती है हम उसी एरिया पे जो है उस मैग्नेट की एम्प्लीफिकेशन करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट चलते हैं. बेटा यहाँ तक किसी का कोई मसला, कोई क्वेश्चन? मैम इस पॉइंट की समझ नहीं है, पोर्शन ऑफ इमेजिंग इज कंट्रोल्ड. पोर्शन ऑफ इमेजिंग इज कंट्रोल्ड. कभी आपने ऐसा सुना कि हमें जो है वो लेट्स सपोज अब्डोमेन है, मिडल पोर्शन है, तो आपने कभी ये सुना कि जब हमें अब्डोमेन की इमेजिंग करनी है तो हम उसके साथ पूरी बॉडी की इमेजिंग भी हमें करनी पड़ेगी? कभी आपने ऐसे सुना? बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है. ये भी आपको थोड़ा सा एक मिथ है, वो भी मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि लेट्स सपोज समटाइम्स हमारे पास हाउस ऑफिसर्स आते थे एमआरआई स्कैनर में, तो वो कहते थे कि ये जब पेशेंट जो है वो जब हम बोर में लटाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि उसकी पूरी बॉडी की इमेजिंग हो रही है? सो नहीं, पूरी बॉडी की इमेजिंग नहीं हो रही होती. पोर्शन ऑफ इमेजिंग इज कंट्रोल्ड. कि नी की इमेजिंग है तो नी इमेजिंग इज कंट्रोल्ड, ठीक है. हैंड की इमेजिंग है तो हैंड इमेजिंग इज कंट्रोल्ड. अब्डोमेन की इमेजिंग है तो अब्डोमेन इमेजिंग इज कंट्रोल्ड, ठीक है. बेटा समझ आई है? किसका क्वेश्चन था? यस मैम समझ आ गई है. अच्छा अच्छा, क्वेश्चन किसका था? मैम मेरा फातिमा अहमद. ओके. सो बिस्मा प्रेजेंट है? बिस्मा? यस मैम. मैं प्रेजेंट हूँ. बिस्मा लतीफ प्रेजेंट है या बिस्मा आसिफ प्रेजेंट है? मैम दोनों हैं. लास्ट लेक्चर में कौन सी बिस्मा प्रेजेंट नहीं थी? मैं प्रेजेंट थी लास्ट लेक्चर में. प्रेजेंट कौन सी नहीं थी, मैंने वो पूछा है. मैम मैं भी थी लास्ट लेक्चर में. नहीं बेटा, एक बिस्मा एब्सेंट थी बेटा. मैम बिस्मा आसिफ थी लास्ट लेक्चर में, मैं थी. बिस्मा लतीफ नहीं थी. मैम मैंने मैम, लिया था. एक्चुअली यहाँ पे नेम बिस्मा का ही लिखा, लतीफ नहीं लिखा हुआ. बेटा मेरे पास जो जूम की रिपोर्ट आई है ना, उसमें देयर इज ओनली, ठीक है. तो उस एक बच्ची की वजह से जो है दूसरी बच्ची की एब्सेंट. मैंने पूरा लेक्चर अटेंड किया था आपका, दैट्स व्हाई मैंने आपको मेल की. बेटा जो है वो आपका जो है मुझे याद आ गया, आपने याद नहीं करवाया. आपकी जो है वो कर देती हूँ. बिस्मा किल की थी. बेटा अपना नाम बताओ. मैम बिस्मा लतीफ. ओके बेटा, हो गई आपकी चेंजेस. थैंक यू मैम. ओके. अच्छा, सो यहाँ से आगे मूव करना. लेक्चर शो major MR components are RF coils, gradient coils, main magnet, ठीक है. अब माइक हाँ बहुत ज्यादा बीच में, जिस भी बच्चे का जो है वो अनम्यूट है. मैंने आपको बताया था कि वो मेन जो प्रोसेसिंग है वो ऑपरेटर्स कंप्यूटर से हो रही होती है. बेटा किस बच्चे का? हुसनैन आसिफ. सो हमारे पास ऑपरेटर कंप्यूटर ने क्या करना होता है, ऑपरेटर कंप्यूटर के पास जो है वो रियल टाइम कंट्रोल भी होता है. उसने रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, ग्रेडियंट एम्पलीफायर्स को जो है वो सिग्नल ट्रांसफर करना होता है.
रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर और ग्रेडियंट एम्पलीफायर्स ने रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल और आरएफ कॉइल के पास जो है वो सिग्नल को ट्रांसफर करना होता है, और बैक जो हमें रिसीव होता है सिग्नल और सैम्पलर के पास आके हमारे पास ऑपरेटर्स कंप्यूटर के पास शो हो जाता है. सो दिस इज अ बेसिक फिनोमिना ऑफ द एमआर सिग्नल. अब बेटा मैंने बात की कॉइल्स की, ठीक है. तो हमारे पास ग्रेडियंट कॉइल और रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स जो हैं वो तो मैंने आपको बता दी कि भाई ये हमारे पास जो हैं वो कोर के अंदर कॉइल्स लगी हुई हैं. अब बेटा होता क्या है कि हमें जो है वो ज़्यादा अच्छी इमेजिंग के लिए, ज़्यादा यूनिफॉर्म इमेजिंग के लिए, ज़्यादा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए वी रिक्वायर्ड सम मोर कॉइल्स. ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज होल बॉडी कॉइल होती है, ठीक है. हमारे पास 2 सरफेस कॉइल टू स्कैन द ट्रंक को स्कैन करने के लिए हमारे पास जो है हम अलग से पेशेंट की बॉडी पे कॉइल को प्लेस करते हैं. ब्रेन जो कॉइल होती है जस्ट लाइक जो है वो हेलमेट होती है, ठीक है. और उसके अलावा हमारे पास जो है नंबर 3 पे डिटेक्टेड कॉइल फॉर नी जॉइंट के लिए अलग से कॉइल होती है, रिस्ट जॉइंट के लिए अलग से कॉइल होती है, एंकल जॉइंट के लिए जो है वो हमारे पास डिफरेंट कॉइल होती है, ठीक है. कॉइल सेट इनटू द एग्जामिनेशन टेबल टू स्कैन द स्पाइन, ठीक है. तो हमारे पास जो स्पाइन को स्कैन करने के लिए कॉइल होती है वो हम एग्जामिनेशन टेबल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं. जस्ट लाइक जब आप पेशेंट का कोई एक्सरे कर रहे होते हैं तो कैसेट को आप प्लेस कर देते हैं पेशेंट टेबल के अंदर, तो इसी तरह स्पाइन को एग्जामिन करने के लिए जो कॉइल होती है वो हम एग्जामिनेशन टेबल के अंदर रख देते हैं. बेटा ये समझ आ गई है कॉइल्स की? यस मैम. बेटा अब अगर आप जो है वो एमआर रूम जाएं तो आपको फेमिलियर होंगे ना कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी कॉइल्स रिक्वायर्ड होती हैं, कौन से बॉडी रीजन्स के लिए रिक्वायर्ड होती है और उनका फंक्शन क्या होता है. कंफ्यूज नहीं होंगे मैम? जी? मैम जो पोर्शन ऑफ बॉडी या इमेज के लिए हम देते हैं तो वो इन कॉइल्स की वजह से होता है जो हाइड्रोजन एटम्स अलाइन हो रहे होते हैं. बेटा सिर्फ ये बात नहीं है, कॉइल्स के विदाउट कॉइल्स भी इमेजिंग हो जाती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा यूनिफॉर्म रखना है, ज़्यादा अच्छी इमेजिंग के लिए जो है वी रिक्वायर द कॉइल्स. से हमारे पास ब्लर सी इमेजिंग आ जाएगी, लेकिन हम कॉइल्स क्यों यूज़ करते हैं? फॉर मोर यूनिफॉर्म, फॉर मोर जो है वो ज़्यादा कंट्रास्ट को अचीव करने के लिए, ज़्यादा क्लियर रेजोल्यूशन को ज़्यादा अचीव करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको यूनिफॉर्म करने के लिए जो है वी रिक्वायर्ड दीज कॉइल्स. ठीक है. अब अगर कोई पेशेंट है हमारे पास आता है वो कहता है भाई मैंने कॉइल नहीं रखवानी, ठीक है. मतलब लेट्स सपोज हमारे पास कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स आते थे तो कॉइल थोड़ी सी हैवी होती है, हैवी वेट होती है, तो वो कहते थे हमने कॉइल नहीं रखवानी, तो उनका विदाउट कॉइल भी एग्जामिनेशन हो जाता था, लेकिन वो एग्जाम इतना अच्छा होता नहीं है जितना कि रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, क्लियर तो है? मैम जो पोर्शन हम देते हैं तो उसी पार्ट के जो हाइड्रोजन एटम्स अलाइन हो रहे होते हैं कि फुल बॉडी के हो रहे होते हैं? हाँ, इसमें जो है 2 चीजें हैं. एक तो फुल बॉडी की मैग्नेटाइजेशन हो रही होती है, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जहाँ पे हमने अलाइनमेंट ज़्यादा करनी है, हम यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया कि वी रिक्वायर्ड, ऐसा होता नहीं है कि जो है वो सिर्फ एक ही एरिया की जो है वो मैग्नेटाइजेशन हो रही हो या एक ही एरिया की अलाइनमेंट हो रही हो. होती फुल बॉडी अलाइनमेंट है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमने कौन से एरिया की कोलिमेशन की है. हम जिस एरिया की कोलिमेशन करेंगे, जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स के हमारे पास वहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड इमेजिंग आ रही होती है. लेट्स सपोज मैं आपको एक एक्सरे की जो है वो एग्जांपल देती हूँ. आपको क्या लगता है कि जब आप एक पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कर रहे होते हैं तो क्या उसकी बॉडी में कहीं भी और एक्सरेज नहीं जो है वो इंटरेक्ट कर रही होती? करती है ना इंटरेक्ट. स्ट्रे रेडिएशंस होती हैं वहाँ पे. आप लोगों को क्या लगता है कि जब आप लेट सपोज मैं आपको एक जो है वो चेस्ट एक्सरे की जो है वो मैं दिखाती हूँ आपको, उसमें जो है मैं आपको क्यों कहा जाता है कि ऑल टाइम द, ये देखें मैं आपको न्यूज शेयर कर देती हूँ. ये देखें यहाँ पे लेट्स सपोज हम चेस्ट की इमेजिंग कर रहे हैं तो हमने इस एरिया को कोलिमेट किया कि यहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड रेडिएशंस जो हैं वो जाए, लेकिन यहाँ पे हमने क्यों इसको एप्रन बनाया हुआ है?
हमने गोनेडल शील्डिंग क्यों की है? मैम नहीं शो हो रही वो स्क्रीन, न्यू अच्छा, स्क्रीन। मैम तो नहीं हो रहा। मैम शेयरिंग नहीं हो रही। बेटा बेटा आप शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। जी मैम। ज़्यादा ओपन कर जो है बड़ा कर लेते हैं हम इसको। यहीं पे। बेटा देखो यहाँ पे मुझे जो है वो एपिकल व्यू चाहिए चेस्ट का, ठीक है, पीए व्यू नहीं चाहिए, एपिकल व्यू की बात कर रही हूँ। देखो यहाँ पे मुझे एपिकल व्यू चाहिए चेस्ट का, लेकिन इस पेशेंट की जो है वो गोनेडल शील्डिंग हुई भी है, ठीक है, ये हमारे पास हमने उसकी शील्डिंग जो है वो अप्लाई की है। अब मुझे बताओ कि जो रेडिएशंस जो है वो एक्सरे ट्यूब से निकलेंगी वो उनको हमने फोकस तो चेस्ट पे किया है ना, लेकिन गोनेडल शील्डिंग को किया है कि डोज ऑफ रेडिएशन जो है वो अप्लाई होती है गोनेड्स पे। जैसे हमारे पास स्कैटर्ड रेडिएशंस होती हैं और हमारे पास जितनी भी हमारे पास रेडिएशंस पास हो रही होती हैं वो पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रही होती हैं। तो व्हाई वी यूज थायराइड शील्डिंग, व्हाई वी यूज गोनेडल शील्डिंग, व्हाई वी यूज गॉगल्स, कि भाई जो वो रेडिएशन डोज है वो तो पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है ना, समझ आ गई है? तो इसी तरह जो मैग्नेटाइजेशन है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स है, वो पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, लेकिन जहाँ पे हमने कोलिमेशन की, जहाँ पे हमने फोकस किया, उस एरिया की ऑब्वियसली हमें इमेज ज्यादा अच्छी आएगी। समझ आ गई है कि नहीं? यस मैम। जी मैम। मैम आपने यही बताया कॉइल्स बेसिकली हम लोग एज अ कॉलीमेटर यूज करें कि वहां पे ज्यादा फोकस हो जाए। एग्जैक्टली यही बताया है मैंने। फोकस्ड रेडिएशन देखो ना, हमारे आप लोगों ने एक्सरे में काम किया होगा, तो एक्सरे में एक जो है वो कोलिमेशन के लिए हम लाइट ऑन करते हैं, ठीक है, उस एरिया को फोकस करने के लिए। तो कॉइल्स हम क्यों यूज कर रहे हैं? उस एरिया को फोकस करने के लिए यूज कर रहे हैं, फॉर मोर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फॉर मोर फोकस्ड इमेजिंग। से आगे चलूं, आप क्लियर हो गया या नहीं हुआ? मैम रेजिस्टिव मैग्नेट्स का भी यही काम था ना? बेटा अभी डिटेल ये सारा, एक मिनट में आपको लेक्चर दिखा दूं, ये डिटेल किस चीज की लिए है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? मैम शेयरिंग नहीं हो रही लेक्चर की, पिक्चर ही शो हो रही है। ये अब शो हो रहा है? यस मैम। बट ये डिटेल किसकी है? आप लोगों में पेशेंस क्यों नहीं है? आई डोंट नो व्हाई, मतलब थोड़ा सा तो होल्ड ऑन करो, चीजें आप लोगों को खुद बहुत क्लियर हो जाएंगी। अब आगे मूव करूं या किसी और का कोई क्वेश्चन है? एनीवन हैव क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। सब लोगों को जो है वो क्लियर हो गई है यहाँ तक की चीजें? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैग्नेट ने बेसिकली क्या है, लार्ज मैग्नेटिक फील्ड दैट इज होमोजेनस ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है, हमारे पास जो है वो मैग्नेट के अंदर लार्ज मैग्नेटिक फील्ड होती है जो होमोजेनस है ओवर द लार्ज एरिया, अलाइंस प्रोटॉन्स इन द बॉडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स। अब मैंने आपसे कहा कि सिर्फ मैग्नेट जो है वो काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमें जो है वो डिफरेंट कॉइल्स भी रिक्वायर्ड होंगी इमेजेस को जनरेट करने के लिए। तो RF कॉइल्स जो हैं ट्रांसमिट एंड रिसीव द RF एनर्जी इन टू एंड फ्रॉम द बॉडी। तो RF कॉइल्स ने जो है वो एनर्जी को ट्रांसमिट भी करना है और रिसीव भी करना है। ग्रेडियंट्स, अब भाई ग्रेडियंट कॉइल क्या होती है? हमने पढ़ा कि भाई ग्रेडियंट कॉइल्स भी होती हैं तो इंड्यूस लीनियर चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा हमने यहाँ पे बात की कि होमोजीनस, होमोजीनस का क्या मतलब है कि सारी की सारी बॉडी के ऊपर जो है वो एक ही किस्म की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है। लेकिन जब हमने कहा कि हम जो है वो बॉडी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट कॉइल्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने जरा ज्यादा फोकस करने के लिए क्या किया, ग्रेडियंट कॉइल्स को यूज किया। उनमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जरा लीनियर चेंज आ जाता है ग्रेडियंट कॉइल्स की वजह से, और स्पेशल इनकोडिंग हो जाती है कि मिनिमम इंफॉर्मेशन जो है वो हमें ग्रेडियंट कॉइल्स की वजह से आती है। अगर आप लोगों ने गौर से सुना हो तो मैंने कहा था कि एक्स वाई एंड जी, तो ग्रेडियंट कॉइल्स को हमने एक्स वाई एंड जी एक्सिस में रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से हम उसको डिफरेंट एंगल में जो है वो इमेज को देख सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम एंड कंसोल एंड पेशेंट हैंडलिंग सिस्टम, तो हमारे पास जो है वो ये बेसिक सारी जो है वो एक समरी आ गई है कि हार्डवेयर के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं।
क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the function of a MRI scanner's magnet is to generate a strong, stable, spatially uniform, polarizing magnetic field within a defined working volume. अब बेटा अगर देखो, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके हाथ में मैग्नेट है, मैग्नेट का जो साइज है वो जो है वो 1/2 kg है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मैग्नेट का जो छोटा सा पीस होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है कि वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। कभी आप लोगों ने जो है वो बचपन में हम चीज़ें खेलते भी थे, आप लोगों ने भी शायद कभी, ये कॉमन सी प्रैक्टिस है कि हम जो है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए छोटा सा मैग्नेट उठा लेते थे और उससे खेलते थे। कभी किसी ने प्रैक्टिस की है? यस मैम। यस मैम। तो बेटा देखो, हमारे पास हम कह रहे हैं कि मैग्नेट है, हम उसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट भी यूज़ करते हैं, जो है हम परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ करते हैं, हमारे पास सेमी परमानेंट मैग्नेट्स भी होते हैं। तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा मैग्नेट लगा हुआ है एक हॉस्पिटल के अंदर और जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा? सो जो हमारे पास मैग्नेट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है, स्पेशली यूनिफॉर्म पोलराइजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, जहाँ पे MR स्कैनर लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा कि एक्सरे के लिए हम जो है वो एग्जांपल देते हैं कि एक्सरे जो है उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, रेडिएशंस को कंट्रोल करने के लिए लेड यूज की जाती है। सुना है ना? लेड Yes, ma'am. वो वॉल्स के की हुई है, जो है वो लेड शील्डेड ग्लास यूज हो रहा होता है, एप्रन्स में लेड पड़ी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड MR स्कैनर को कंट्रोल करने के लिए जिस चीज को यूज किया जाता है, एक केज होता है बेसिकली जो रूम की वॉल्स के अंदर होता है, उसको कहते हैं फेराडे केज। तो उस फेराडे केज ने क्या करना होता है कि MR स्कैनर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और जो है वो स्पेशली यूनिफॉर्म रखना होता है ताकि वो इधर उधर की चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू ना कर दे, ठीक है। Accordingly, the most important specifications for a MRI magnet are field strength, field stability, spatial homogeneity, and the dimensions and orientation of the working volume. ठीक है, उसको ज़्यादा उसकी जो है वो important specifications जो है उसकी field strength है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्टेबिलिटी कितनी है, उसकी स्पेशल हेमोजेनिटी कितनी है और उसकी डायमेंशंस और ओरिएंटेशंस विद इन अ वर्किंग वॉल्यूम। इन एडिशन टू दीज स्पेसिफिकेशंस सच एज वेट, स्ट्रे फील्ड डायमेंशंस, overall ball length and startup and operating costs play an important role in selecting and installing a MR magnet। तो जब भी एक MR मैग्नेट को जो है वो इंस्टॉल किया जाता है तो उसका वेट, उसकी स्ट्रे फील्ड डायमेंशंस को, बोर लेंथ को और ऑपरेटिंग कॉस्ट को मद्देनजर रख के किया जाता है कि अगर हम जो है, इनकी कॉस्ट्स भी डिफरेंट होती हैं, अभी हम उनको इन डिटेल पढ़ेंगे कि परमानेंट मैग्नेट की कितनी कॉस्ट होती है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की कितनी कॉस्ट होती है, रेजिस्टिव मैग्नेट की कितनी कॉस्ट होती है, और आजकल जो है वो कॉमन प्रैक्टिस में कौन सा मैग्नेट जो है वो हम यूज कर रहे हैं और उसकी कितनी कॉस्ट है, ठीक है। So the biggest and most important component of an MRI system is the magnet. This is not just any magnet. We are dealing with an incredibly strong system here, one capable of producing large stable magnetic field, ठीक है। There are several different types of magnets that can be used to produce the magnetic field. Each has its advantages and disadvantages. तो मैंने अभी बात की कि हम डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं, उस हर एक का अपना फायदा भी है और नुकसान भी है। The magnets used are superconducting, resistive and permanent, but the most commonly used magnet is the superconducting magnet। बेटा आगे चलूं या किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. From girls side, गर्ल्स को समझ आ गई? So our MRI scanners include several essential components, ठीक है। जैसे मैंने essential components में आपको coils की जो है वो example दी। First, in order to create net nuclear spin magnetization in the subject to be scanned, a
पोलराइजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो हमने जो है वो मैग्नेटाइजेशन, अब एक हमारे पास जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो हम उनको कंसीडर करते हैं कि ये छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं जिनकी अपनी एक क्या है फील्ड है, और उसको जो है हमने अलाइन करना है। तो उन सब की जो इकट्ठी होके हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ, जब उसको हम जो है उसको जमा करेंगे तो उसको हम कहेंगे दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड या नेट स्पिन मैग्नेटाइजेशन के सारे हाइड्रोजन एटम्स जमा होके जो मैग्नेटाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं उसको हम नेट न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, नेट जो है वो स्पिन मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। तो जब बेसिकली वी आर स्टडिंग टुडे इज द हार्डवेयर ऑफ द एमआरआई, तो जब हम सॉफ्टवेयर ऑफ एमआरआई पढ़ेंगे तो उसमें मजीद आपको जो है वो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज नेट न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, आगे चलूं? जी मैम। यस मैम। This main magnetic field is generally constant in time and space and may be provided by a variety of magnets। तो जो हमारे पास मेन मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जो है वो कांस्टेंट होती है जनरली टाइम और स्पेस में, और जो है वो डिफरेंट मैग्नेट्स हमें ये मेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। Once net nuclear spin magnetization is present, this magnetization may be manipulated by applying a variety of secondary magnetic field with specific time or spatial dependence। तो जब हमारे पास एक जो है वो न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट होती है, अब यहाँ पे आगे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे दूँ। जो मैंने पिछले लेक्चर में जो स्लाइड्स इंक्लूड की थी वो इसलिए इंक्लूड की थी ताकि आपको पता चल जाए, आपको आपके जहन में एक चीज़ बैठ जाए कि जब हम पेशेंट को जो है वो एमआर स्कैनर के अंदर लटाते हैं तो हमें क्या अचीव हो जाती है, एक नेट न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटाइजेशन जो है वो अचीव हो जाती है। उसके बाद जो है हमारे पास सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आरएफ पल्सेस आ जाती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस ग्रेडियंट कॉइल्स पे जो हम सिग्नल्स जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं वो हमारे पास कंसीडर होंगी सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लास समझ आ गई है? यस मैम। बताऊं कि लास्ट टाइम जब मैं आपका लेक्चर प्रिपेयर करने लगी तो मैंने लेक्चर बनाए, मैंने एक हार्डवेयर पे लेक्चर बनाया और मैं एक सॉफ्टवेयर पे लेक्चर बनाया। अब लाइक थर्सडे को शायद आपका मेरे साथ लास्ट लेक्चर हुआ था, तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड तब से कि मैं आपको पहले हार्डवेयर पढ़ाऊँ या पहले सॉफ्टवेयर पढ़ाऊँ। उसकी वजह ये थी कि मुझे ये था कि जब मैं आपको हार्डवेयर पढ़ाऊँगी तो आपको सॉफ्टवेयर की चीज़ें समझ नहीं आएंगी, और जब मैं आपको सॉफ्टवेयर जो है वो एमआरआई सॉफ्टवेयर पढ़ाऊँगी तो आपको हार्डवेयर की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। सो आई डिसाइडेड कि मैं पहले आपको हार्डवेयर पढ़ा लूँ ताकि सॉफ्टवेयर की कुछ ही टर्म्स मैंने यूज़ की थी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हों। तो व्हेन यू विल स्टडी तो आप दोनों चीज़ों को सामने रख के पढ़ सकते हैं, फिर आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, सो अब हम जो है वो इन डिटेल्स जो है वो परमानेंट मैग्नेट, रेजिस्टिव मैग्नेट और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को पढ़ेंगे। The available magnet technologies generally offer a compromise between various specifications so that optimum choice of magnet design will depend upon the demand of the clinical applications anticipated and MRI experiments to be performed। जैसे आजकल मार्केट में आपके पास एक सैमसंग जो है वो कंपनी है, ओप्पो कंपनी है, आई डोंट नो अदर कंपनीज, मतलब देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ, आईफोन की कंपनी है। तो आपके पास डिफरेंट किस्म की जो है वो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप इनमें से किसी भी कंपनी का फ़ोन ले लें। ठीक है, आप अपनी नीड के मुताबिक, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनमें से एक फ़ोन को सिलेक्ट करते हैं और ले लेते हैं। इसी तरह से जो है हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत है, ये हॉस्पिटल्स जो है वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ये चीज़ वेरी करती है। ठीक है, पाकिस्तान में जो है वो शायद सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को अगर प्रेफर किया जाता है तो किसी और कंट्री में परमानेंट मैग्नेट को प्रेफर किया जाता हो, रेसिस्टिव मैग्नेट को प्रेफर किया जाता हो। तो डिमांड के मुताबिक, क्लिनिकल एप्लीकेशंस के मुताबिक, क्योंकि एक चीज़ तो कन्फर्म है ना कि यहाँ पे जैसे हमारे पाकिस्तान में जो है वो एग्जाम्स हो रहे हैं, स्कैन्स हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं। देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका के जो सिस्टम है वो, वहाँ पे जो चीज़ यूज़ हो
हो रही होगी, यहाँ पे ऑब्वियसली यूज़ नहीं हो रही होगी। जब हम हॉस्पिटल्स में काम करते थे तो एक बड़ी कॉमन सी टर्म यूज़ की जाती थी कि बाहर के मुल्कों में जब जो है वो मशीन्स एक्सपायर हो जाती हैं, जब वो इनसे काम नहीं लेते तो वो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में उनको भेज देते हैं कि अब हम उनसे फ़ायदा उठाएं। तो समझ आई है मेरी बात की कि हमने मैग्नेट की चॉइस कैसे करनी है। क्लास यस मैम। सो परमानेंट मैग्नेट्स को हम जो है वो देखेंगे। परमानेंट मैग्नेट्स फॉर एमआरआई आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पीसेस ऑफ आयरन आर मैग्नेटाइजेबल अलाय, ठीक है, केयरफुली फॉर्म्ड इनटू अ शेप डिजाइन टू एस्टैब्लिश अ होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड ओवर द रीजन टू बी स्कैन, ठीक है। तो एमआर परमानेंट जो मैग्नेट्स हैं उनकी बड़ी केयरफुली जो है वो कंस्ट्रक्शन की जाती है, उनको डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिकली के एमआर बोर किस टाइप का है, हमारे पास ओपन एमआरआई है या क्लोज्ड एमआरआई है, तो उसके अकॉर्डिंगली परमानेंट मैग्नेट्स को जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। दीज